हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। तो इसका कंटिन्यू सीरीज करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो डाइफर, ये सब आपको शायद याद हो। आइसोबार, है ना, आइसोटॉप, ये सब हम लोगों ने टर्म था जिनको हम लोगों ने कंटिन्यू किया था और स्टडी किया था। उनके बाद उस सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे तो उनको भी हम लोगों ने पढ़ाया था, ओके। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो मॉडल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से, उनके नाम से है। तो इन्होंने क्या बोला था इसके बारे में सुनिए। थॉमसन ने बोला था, जो थॉमसन proposed that atom consist of uniform sphere of positive charge in which electrons are present at some places so that atom become neutral। समझ में ऐसे आ गया होगा, फिर भी मैं समझाता हूँ इसको हिंदी में। ऐसा बोला गया था, थॉमसन ने बोला था जो जो भी एटम है वह एटम जो है वह यूनिफॉर्म स्फीयर का बना होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्फीयर का बना होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस तरीके से पूरा में बना लेना आप। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस, और इन्हीं के बीच में और इसी के बीच में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी के बीच में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ये बोला था। अब खुद सोचो भाई, ये गलत है कि सही है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं थॉमसन ने क्या बताया। थॉमसन प्रोपोज एटम कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट सम प्लेसेज सो डैट एटम बिकम न्यूट्रल। तो इन्होंने बताया एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से नाम है चलिए मैं आपको बताता हूँ। थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसका एक और नाम था जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसका एक और नाम है वाटर मेलन मॉडल। तो इन्होंने जो नाम दिया था, क्या क्या दिया था एक बार बताइए आप। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटर मेलन, मतलब तरबूज। देखिए होता है क्या, तरबूज आप लोगों ने सबने लगभग खाया होगा, है ना। तो तरबूज में क्या होता है, लाल लाल होता है ना उसका अंदर का, और उसके अंदर क्या होता है, बीज होता है उसका छोटा छोटा, जो हम लोग खाने में दिक्कत करता है उसको हम लोग निकाल के फेंकते हैं। तो वही है प्लम पुडिंग और वाटर मेलन। होता है क्या है, यह मॉडल जो है उसको वाटर मेलन बोला गया, मतलब जस्ट लाइक तरबूज, वाटर मेलन की तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वह आप तरबूज का बीज को मान लीजिए, तरबूज का जो बीज है उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है। तो वही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और प्लस जो है पॉजिटिव चार्ज, वो लाल वाला जो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था, ओके। अब इनका ड्रॉबैक है, खुद सोचो, इन्होंने क्या बोल दिया, मास जो है एटम का वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान लिया, मतलब एटम का मास पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो स्फीयर है वो पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह इनका ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि यह गलत बात है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये ड्रॉबैक है, मतलब इसका खामी है। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने बस इतना बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस के बीच में है, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है उसके बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब क्या स्थिति है इलेक्ट्रॉन का, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये हमारा था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th-9th में। सुनिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, सुनिए। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब नाम में ही अल्फा है, मतलब अल्फा पार्टिकल का कुछ होने वाला है। स्कैटरिंग मतलब समझते हैं बिखरना, स्कैटर होना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। क्या था, उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसमें रेडियम पार्टिकल रखा। जब रेडियम से एक छोटा सा पिन होल रखा गया ताकि उससे रेडिएशन निकले। जब वो रेडिएशन इस स्लिट से, 2 स्लिट है उनके बीच से निकलता है और इन यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमारा, थिन गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड का एक परत है, सोना का एक
पतरी या चादरी, जो भी चादर मान लो, ठीक है, तो वो रखा हुआ जिसका डायमेंशन देख लीजिए, मतलब कितना है 0.404 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया क्योंकि याद करना थोड़ा इजी है इस वजह से। 404 सेंटीमीटर में, बस इतना याद रखना। थिन गोल्ड फॉइल क्या कितना है, समझ रहे हो ना कितना सेंटीमीटर का, बहुत मतलब बहुत बहुत कम है। और उसके ऊपर से जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया गया है, ठीक है, एक परत रख दिया गया सोने का, उस पर क्या लगा दिया गया है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्यों लगाया गया है, मैंने पीछे बता रखा है। जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, जिंक सल्फाइड का जो प्रॉपर्टी होता है वो फ्लोरेसेंट का होता है, मतलब चमकने लगता है। जब उससे रेडिएशन टकराते हैं तो वह चमकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये रेडियम पार्टिकल, रेडियम जो है इससे, या अल्फा पार्टिकल, मतलब यही हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल ना, तो अल्फा पार्टिकल निकला और वह थिन गोल्ड फॉइल पे आके टकराया। अब चलिए इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने, वो हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा, रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये देखा भाई, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जितना भी अल्फा पार्टिकल था वो सब का सब, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, यहाँ से निकला और ये सीधा चला गया, यहाँ से निकला और यहाँ से सीधा चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे कंक्लूजन निकालेंगे इससे रिलेटेड, ओके। तो सबसे पहले इन्होंने देखा जितना भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये सीधा का सीधा निकल गया। सम ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्टेड हो गया, कुछ क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड। सम ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो ऐसे गया फिर वापस आ गया, ठीक है, गया और फिर वापस आ गया इसे टकराने के बाद, ओके। तो वैसा कितना था, तो 20,000 में एक पार्टिकल, मतलब एक रेडिएशन था। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन या एवन कम बैक, ठीक है। कितना है मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा था ऑब्जर्वेशन किसका, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट का, मतलब रदरफोर्ड जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका इन्होंने क्या निकाला, ऑब्जर्वेशन। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। पहला अब देखिए ऑब्जर्वेशन याद रखिए, इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, मतलब सीधा चला गया। खुद सोचो भाई, सीधा चला गया, इसका मतलब उसको टकराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिला, टकराने का। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पेस जो है एटम का वो वैकेंट है, मतलब खोखला है भाई एटम, है ना। इससे तो यही पता चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया। सीधा जाने का मतलब है कहीं इसको कुछ मिला नहीं, टकराया नहीं, इस वजह से। अब देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम का वो कॉन्सेंट्रेट है सेंटर में, इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सम ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ, और उसमें से भी बहुत कम, रेयर, मतलब 20,000 में एक जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो किया या फिर वापस आ गया, है ना। कितना था, 20,000 में एक। तो इसका मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वह कंसंट्रेट है कहाँ पे, सेंटर में। एटम का जो सेंटर था वहाँ पे कंसंट्रेट है, जिसको न्यूक्लियस बोला गया। इसका मतलब न्यूक्लियस टर्म जो है वो डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ही है जिन्होंने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अब आता नहीं है, बट नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। अब देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब जो मैंने न्यूक्लियस बोला है, जैसे ये हो गया आपका एटम, पता ही होगा वैसे, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। यह पूरा एटम का साइज है और एक पिन पॉइंट जो है वह हमारा न्यूक्लियस है। पहली नंबर तो एटम खुद इतना छोटा होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, हम लोग पढ़े हैं पहले। अब उसमें से भी उसका भी बहुत छोटा होता है जो है न्यूक्लियस। अब इसका कितना साइज होता है ये आप लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बता देते हैं कितना होता है। तो सुनिए, इसका जो साइज होता है, देखिए एटम जो होता है कितना साइज होता है, यहाँ पे आने वाला, ठीक है। फिलहाल हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं। रदरफोर्ड अभी मॉडल आपने एक्सपेरिमेंट देखा। अब उन्होंने मॉडल जो दिया था उसके बारे में कुछ बताया। क्या बताया, पहला पॉइंट ये बताया उन्होंने, जो एटम जो है 2 पार्ट का बना हुआ है। किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट इज द न्यूक्लियर पार्ट एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पहला हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियर पार्ट का मतलब जिसमें न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऐसा इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया। एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो होता है, ये सब जो होते हैं, ये सब हो गया
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और ये हो गया ये अंदर वाला सेंटर वाला जो है वह न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग पहले भी देख रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये कौन बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। इन्होंने बताया था एटम 2 पार्ट का बना होता है। मैक्सिमम मास जो है एटम का, और मैक्सिमम मास ऑफ एटम एंड टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। सेंटर में मैंने बता रखा है मैक्सिमम मास वहीं पे होता है, और सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं वो सब के सब न्यूक्लियस में होते हैं। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, तो बचा क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन ही पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, तो जो कि बाहर घूमते रहता है। ओके, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस समझते हैं, वही मैंने पीछे बता रखा था, बताने की कोशिश कर रहा था पीछे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम। अब कितना होता है सुन लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस मतलब साइज का जो ऑर्डर है न्यूक्लियस का कितना होता है, 10 के पावर -15 या फिर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। -15 -13 ध्यान रखना है। और एटम का साइज होता है वह 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर या सेंटीमीटर में बदल दिया गया है, और कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ये याद रखना है आपको। एक तरह से आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये जो होता है फुटबॉल का ग्राउंड, वो पूरा ग्राउंड को आप एटम मान लीजिए, तो एक फुटबॉल जो है वह आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए एटम का साइज कितना होता है, 10 टू द पावर 5 इंटू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो भी साइज हमने देखा है उसका कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, यहीं से हम लोगों ने देखा है। अब वॉल्यूम कितना होगा, 10 टू द पावर मतलब 15 हो जाएगा, +15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आप समझ रहेंगे ये सब, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें बारे में, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, ये जहाँ से आता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का, अब न्यूक्लियस का हम रेडियस बता रहे हैं, सोच रहे हो, सोचो कितना छोटा होता है न्यूक्लियस, उसका भी हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं। तो वह कैसे निकालना है, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए R0, व्हाट इज द R0 एंड व्हाट इज द R। तो R तो हम लोग अभी जस्ट निकाले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो मतलब रेडियस ही होगा किसका, न्यूक्लियस का, बिल्कुल सही, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन R0 जो है वह होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये पावर 6 नहीं है, ठीक है, यह 6 कुछ नहीं है, यह जो है ऐसे ही थोड़ा डिजाइन बन गया है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। अब देखिए 10 टू द पावर -15 मीटर जो होता है वह फर्मी के बराबर होता है, मतलब एक फर्मी जो होता है वह कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर। ओके, ये याद रखना है। अब देखो रेडियस तो हो गया R न्यूक्लियस का, और R0 जो है वह एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना है 1.33 इंटू 10 टू पावर -13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना, R इक्वल टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3। ये क्या है, मास नंबर। जैसे क्लोरीन का 17 35, तो 35 जो है वो मास नंबर होता है, ठीक है। अब डेंसिटी निकालोगे तो मास अपन वॉल्यूम वहाँ से कुछ करोगे तो 10 के पावर 14 10 टू पावर 14 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, किलोग्राम में बदलोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये सब। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ। इन्होंने रदरफोर्ड ने बोला था। पहला पॉइंट हम लोगों ने रदरफोर्ड का पढ़ा था, क्या पढ़ा था रदरफोर्ड का, एटम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एटम दो पार्ट का बना है, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। उसके बाद हमने ये बताया जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वह रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, किस में, क्लोज्ड ऑर्बिट में। बस इन्होंने ये बोला था जो क्लोज्ड ऑर्बिट होना चाहिए इसके लिए, या फिर सर्कुलर पाथ बोला था। अब यही ड्रॉबैक इनका होने वाला है, हम लोग आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, न्यूक्लियस में के चारों तरफ, ठीक है, क्लोज ऑर्बिट में करता है, सर्कुलर पाथ में करता है। इसलिए इसको हम लोगों ने रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल बोल दिया गया। जिस तरह से प्लैनेट से मतलब इस तरह से चक्कर काटता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बता दिया गया जो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस अंदर है, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है। किसको बोला गया, रदरफोर्ड मॉडल को। ओके, अब देखिए हमने जस्ट अभी बताया था आपको जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, उसमें से क्या हुआ था, गोल्ड फॉइल से मतलब एक पार्टिकल आया और डिफ्लेक्ट हो गया था बहुत सारा डायरेक्शन में, और बहुत कम था जो वापस आ गया था। पेन के इशारा आप समझिए, यहाँ से मान लीजिए रेडियम पार्टिकल निकला था, ठीक है, यहाँ से रेडियम पार्टिकल निकला, यहाँ से स्लिट के थ्रू पास हुआ था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। फिर यहाँ से हमारा गोल्ड फॉइल मतलब यहाँ पे था, सोना का परत था यहाँ पे, और यहाँ पे ये टकराया इधर गया, डिफ्लेक्शन हुआ था, कुछ वापस भी आ गया था,
याद है ना। तो वही हम लोग अब निकालने वाले हैं, कितना पार्टिकल वापस आ गया, हम लोग ये निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। म्यू जो है यहाँ पे वह क्या है, और थीटा, बस दो चीज़ है, ये तो 1 है। ठीक है, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पार्टिकल, मतलब जितना पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है वो उसको हमने म्यू माना है, और कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है वो उसको हमने थीटा माना है। सोचो कितना वास्ट है, कितना वास्ट है भाई, कितना पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ और कितने एंगल से हुआ, हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। समझ रहे हैं, इसको इस पढ़ने का बहुत सारा तरीका है। तो ये होता है, तो आपको ये याद रखना है। और एक मैंने जो बोला था r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों फार्मूला है, और इसको याद करके आप क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका ड्रॉबैक, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो इसका भी ड्रॉबैक होने वाला है। तो रदरफोर्ड ने जो दिया था मॉडल, उसका हम लोग कुछ ड्रॉबैक देखने वाले हैं। तो ड्रॉबैक यही था, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सुनो, इन्होंने क्या बोला था, याद है आपको? इन्होंने बोला था सर न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, उसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब खुद सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन तो होगा ही। तो एक समय आएगा ये अट्रैक्ट होते 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 इसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना, अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होते होते इसमें गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है। तो इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम का स्टेबिलिटी के, क्योंकि अगर ऐसा है, अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया नहीं। प्लस में एक चीज़ और नहीं बताया, लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम का जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिया। अब क्या होता है स्पेक्ट्रम, इसका मतलब नेक्स्ट मॉडल में आने वाला है बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे मैंने दो फार्मूला लिया था, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, और एक फार्मूला था, याद है आपको, याद कीजिए उसको। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं, एक ये और एक और आगे बनाएंगे। ठीक है, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। अब देखो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इफ डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री, डिफ्लेक्शन एंगल 60 है। ओके, मतलब थीटा 1 दिया हुआ है, तब नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कितना है, 60 है, तो 224, यह म्यू का वैल्यू है, यह थीटा है, समझ रहे होंगे। ओके, इफ डिफ्लेक्शन एंगल 90, अगर इसको 90 कर दिया जाए, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, तो ये पूछा गया है। तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, μ1 अपॉन μ2, म्यू अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। देखिए अभी मैंने जो बताया था, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो μ1 अपॉन μ2 करेंगे, तो यहाँ पे μ1, तो यहाँ साइन 1 है ना, तो μ1 वाला साइन 1 नीचे, μ2 वाला साइन 2 ऊपर, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब बाकी सॉल्व कर लोगे ना, तो μ1 आपको 200, यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट, देखो μ1 अपॉन μ2, तो μ1 आपको 224 दिया हुआ है, μ2 निकालना है। अब μ1 यहाँ पे है तो इसका नीचे आएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा 60 है, तो 60 बाई 2 साइन 30 हो जाएगा, इसका पावर 4 है ये। यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा कितना है इसका, 90 है, तो 90/2 45, बाकी कैलकुलेट कर लेना, साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2, अब इसका पावर 4 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर 1/2 साइन 30 1/2 का पावर 4, यहाँ पे होगा 1/रूट का पावर 4, बाकी सॉल्व कर लोगे ना, तो μ2 यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से अब μ2 निकाल लेना। अच्छा, इसका आंसर मैं बता दूँ क्या, क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेना ना, आसान तो है ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको निकालना है। ठीक, मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, देख लेना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है,
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग मास नंबर इतना है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो फॉर्मूला आपको याद है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ओके, यस और नो। और आर बराबर आर नॉट कितना था 1.33, याद है कुछ, 1. आर नॉट इधर पड़ा था 1.33 10⁻⁻15 मीटर, या फिर उसको ये फर्मी कर दीजिए, तो 1.33 फर्मी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इनटू ए का पावर कितना है 120, मतलब 125 है इसका पावर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के आर का वैल्यू 5 गुने 1.33 इतना फर्मी आंसर हो जाएगा, कल गुना कर लीजिएगा आप अपना, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस उस फार्मूला पे बेस्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईएम वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए ईएम वेव क्या होता है, व्हाट इज द ईएम वेव, ओके। तो ईएम वेव जो होता है लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोपेगेट इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। होता है क्या, लाइट, आप लाइट जो होता है वह भी वेव एनर्जी है, पता ही है, वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। और भी जितने भी वेव का फॉर्म है, जैसे आप विजुअल रेज देख लीजिए, अभी पढ़ने वाले हैं कितने भी रे हैं, सब पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो वह प्रोपेगेट करता है स्पेस में, मतलब घूमता फिरता है, प्रोपेगेट इन स्पेस इन फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में, ठीक है, प्रोपेगेट करता है, ठीक है। तो यह वेव जो है इसमें क्या होता है, यह जब चलता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्या क्या होता है, दीज वेव्स आर associated with electric field and magnetic field, okay, therefore known as EM wave, इसलिए इनको हम लोग EM wave कहते हैं। EM में नाम में ही लिखा हुआ EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया यह जो वेव है क्या है, एनर्जी का ही तो फॉर्म है। तो यह कैसे चलते हैं, मतलब इनमें किससे एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना भी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। फिलहाल इतना से याद यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। अब जितने भी ईएम वेव हैं, ऑल ईएम वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद होगा आपको। अब देखिए कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको प्रोपिगेशन के लिए, इसका मतलब क्या है, वैक्यूम में भी यह प्रोपिगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट ये भी है कॉन्सेप्ट, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, डायरेक्शन मान लो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा था, यह प्रोपिगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन जो है इस डायरेक्शन में, ओके। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो ये इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो इधर है 90 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो इसके ऊपर मतलब कॉपी के ऊपर आ रहा होगा, या फिर कॉपी के नीचे जा रहा होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा, 90 डिग्री जो है, एक इधर है एक इधर है। अगर इधर करते हैं तो ये दोनों 90 डिग्री नहीं हो पाएगा, है ना, ये दोनों तो 90 हो जाएगा, लेकिन इसका 180 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इधर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इधर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर होगा या फिर नीचे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो यही मतलब है, और यही फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ओके। तो ये फिजिक्स में आप पढ़िएगा। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब ईएम वेव हमने बता ही दिया है, तो फिर उसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। ईएम वेव में कौन कौन सा आता है ये भी मैं बता दूँ आपको, ओके, देखा जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। सो गेट कनेक्टेड, ओके, बाय।